हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं ज्ञान तिवारी, आपका दोस्त। गेट प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज और फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। अनअकैडमी आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स की सुविधा देता है। एक बार सब्सक्रिप्शन लेने से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे। ये आपकी तैयारी, आपकी समझ, आपके एग्जामिनेशन, इन सब के अकॉर्डिंग आपके लिए स्ट्रक्चर किए जाते हैं। लाइव टेस्ट और क्विजेज मिलती हैं जो कि आपको अपनी तैयारी को असेस करने का मौका देती हैं। अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, मतलब कि आप जितने भी एजुकेटर्स आपके सेगमेंट में हैं, आप उनके वीडियोज देख सकते हैं, उनके लाइव सेशंस देख सकते हैं, पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी फैसिलिटीज आपको एक बार सब्सक्रिप्शन करने से मिलने लगती है। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से उपलब्ध होगा। आप अपने फोन के हिसाब से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त ज्ञान तिवारी। 15 वर्षों से आप लोगों से बहुत सारी चीजें सीख रहा हूं और आपको इन सारी चीजों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। एमए इन एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी हमारा एकेडमिक्स है। हमें आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अनअकैडमी के प्रोफाइल पे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी के पास 100+ टॉप एजुकेटर्स हैं। ये एजुकेटर्स अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं और आप सब्सक्रिप्शन लेकर इनके एक्सपर्टाइजेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है बस, सभी को आप देख पाइएगा। सब्सक्रिप्शन लेने से आपको लगभग 15,500 से अधिक कोर्सेज का कवरेज मिल जाता है और इतने सारे कोर्सेज को एक्सेस करने की जो फैसिलिटी मिलती है वो आपकी तैयारी को बहुत बेहतर बनाती है, आपके सारे पेपर्स को कवर करती है। ये यूपीएससी सीएससी में जाने के लिए, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप प्लस में जा सकते हैं या आइकॉनिक में जा सकते हैं। प्लस में जाएंगे तो क्या चीजें मिलेंगी, आइकॉनिक में जाएंगे तो क्या चीजें मिलेंगी, यहाँ पर एक कंपैरेटिव चार्ट के माध्यम से समझाया गया है। अगर हम बात करें कि आप प्लस में जाना चाह रहे हैं तो प्लस में जाने के लिए फी बताई गई है, जो कि 1 महीने के ट्रायल पैकेज से लेकर और 36 महीने के पैकेज तक उपलब्ध है। इनमें से कम 12 से 24 महीने के पैकेज पे आपको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस काफी बड़ा है और पूरे सिलेबस को इंटायरली कवर करने में कम से कम 1.5 साल का टाइम आपको लग जाता है। तो 1 से 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से सारी तैयारी सिस्टमेटिकली हो पाएगी। ये जो कोर्स फी बताई गई है, इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये डिस्काउंट के बाद फी ये हो जाएगी और इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको हमारा रेफरल कोड ज्ञान यूज करना होगा। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में जाना चाहते हैं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में जाने के लिए ये फी बताया गया है 1 साल से 3 साल तक का। आइकॉनिक में कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, जैसे आपको पर्सनल कोच की सुविधा मिल जाएगी, डेली मेंस क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस मिल जाएगी, स्टडी प्लानर मिल जाएगा, पर्सनलाइज्ड फीडबैक की सुविधा दी जाएगी। ये सारी चीजें आपकी तैयारी में निश्चित तौर से बहुत ही फायदा देने वाली हैं। इनमें भी आपको, इस फी में भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और इस डिस्काउंट के बाद फीस ये हो जाएगी। डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको हमारा रेफरल कोड ज्ञान यूज करना होगा। अगर आप केवल ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन पे जाना चाहते हैं तो भी आपके पास ऑप्शन है। ये ऑप्शन आपको 1 महीने से लेकर 36 महीने तक का है। इसमें भी आपको कम से कम 12 से 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, ताकि बढ़िया से आप तैयारी कर सकें, आंसर राइटिंग कर सकें। इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आफ्टर 10% डिस्काउंट फी जो है घट के ये हो जाएगी। और इस 10% के डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको हमारा रेफरल कोड ज्ञान यूज करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, द मोस्ट कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड यूपीएससी सीएससी बैटल चल रहा है, जिसमें आपको एनरोल करना चाहिए। यह आपकी तैयारी को असेस करने का मौका देगा, साथ ही साथ आपको पुरस्कार जीतने का भी मौका देगा। वो बच्चे जो कि यूपीएससी 2021 अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनके लिए टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है, इसलिए वो बहुत तेजी से अपनी तैयारी में लग जाएं
और अनअकैडमी भी उनकी तैयारी को अच्छा करने के लिए, उनकी तैयारी को ज़्यादा सिस्टमेटिक प्रभावशाली बनाने के लिए उसने बैच लॉन्च किया, जो कि 6 मंथ का यूपीएससी सीएससी 2021 प्रीलिम्स बैच है। और इसमें आपको अल्टीमेट जीएस 6 मंथ बैच कोर्स फॉर प्रीलिम्स 2021 है। इसमें प्रीलिम्स सिलेबस कवर किया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के माध्यम से, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस, पीडीएफ स्टडी मटेरियल, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीजें इसमें कवर्ड की जाएंगी। कुछ और भी बैचेज चलाए जा रहे हैं, उनकी भी जानकारी ये है आपके सामने, जो कि 6 मंथ, 1 ईयर और 2 ईयर के लिए लॉन्च किए गए हैं, और इनको भी आप देख सकते हैं और इन पर भी आप जा सकते हैं। आइकॉनिक प्राइस हाइक होने जा रहा है। प्राइस हाइक से पहले आप अपना एडमिशन सुनिश्चित कर लें, ताकि आपकी तैयारी कम पैसे में बेहतर हो सके। तो ये बच्चों को थोड़ी बहुत जानकारी थी जो आपको देनी थी। अनअकैडमी की तरफ से आपको ये जानकारी दी जाती है ताकि आप आसानी से इन सारी चीज़ों का लाभ ले सकें। अनअकैडमी का जो एजुकेशन रिवॉल्यूशन है उसको आप बेनिफिट ले सकें उसका। आपको बहुत सारी चीज़ें इन पेड कोर्सेज के अलावा फ्री में भी अनअकैडमी देता है, उनसे बेहतर तरीके में आपको वहाँ पर चीज़ें मिलती हैं। बच्चों, ये इकोनॉमी की क्लास है और इकोनॉमी की इस क्लास में हम लोग पीछे से काफ़ी लंबे समय से काम करते आ रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले से पढ़ रखी हैं, लेकिन एक टॉपिक हम लोग कर रहे हैं जो कि मनी एंड बैंकिंग का टॉपिक है। इसमें मनी हो गया है और बैंकिंग से रिलेटेड जानकारी हम लोग जुटा रहे हैं। बैंकिंग से संबंधित जो हमें यूपीएससी सीएससी पूछ सकता है क्वेश्चंस, उनको तैयार करने में हम लोग लगे हुए हैं। बैंकिंग आप उस समय भी पढ़ते हैं जब आप कॉमर्स पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो इस कोर्स का उद्देश्य है या जो इस क्लास का उद्देश्य है वो आपको है कि यूपीएससी सीएससी जिस तरह के पेपर्स बनाता है उसमें बैंकिंग से, और आप जानते हैं कि इकोनॉमी में बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर से जरूर रहते हैं उसमें, तो आप उसको बेहतर से कर सकें इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बैंकिंग पे भी कई सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, 1-2 लेक्चर्स हो चुके हैं, लेकिन आज हम लोग इससे पहले के सेशन में हम लोग नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स किया था, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था। नेशनलाइजेशन के बाद हम लोगों ने पढ़ा कि भारत में कोऑपरेटिव बैंकिंग का स्ट्रक्चर क्या है और कैसे कोऑपरेटिव बैंकिंग भारत में काम कर रही है और कैसे वो भारत के फाइनेंशियल सिस्टम को प्रभावित कर रही है। आज हम लोग बात करेंगे कि जो भी हम लोगों ने बैंकिंग ढांचे में चीजें पढ़ी और हमने देखा कि 1990 के बाद 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में जो संस्थागत परिवर्तन हुए, जो मेजर चेंजेज आए, पीछे भी हम लोगों ने इनकी चर्चा करी थी, लेकिन यहाँ एक बार हमें फिर से जानना चाहिए कि 1991 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिबरलाइज, प्राइवेटाइज और ग्लोबलाइज इकोनॉमी को टारगेट किया। लिबरलाइज का मतलब है कि इकोनॉमी को उदारीकृत किया जाएगा। उदारीकरण का संदर्भ ये होगा कि जो भी आर्थिक नियम हैं उनको आसान बनाया जाएगा, उनको ज़्यादा सॉफ्ट बनाया जाएगा, आम आदमी के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। इसके अलावा क्या करेंगे, इसको प्राइवेटाइज करेंगे, निजीकृत करेंगे। 1947 के बाद भारत में जो आर्थिक विकास हुआ, खास तौर से औद्योगिक क्षेत्र में, उसमें आप देखते हैं कि सरकारी क्षेत्र का, सार्वजनिक क्षेत्र का दबदबा बना रहा। 1947 से लेकर 1947 मतलब 1948 कह लीजिए, 1948 से लेकर 1991 के बीच में जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आई, अगर आप उनको स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि सरकार का प्रभाव उद्योगों पर बना रहा। तो उद्योगों में निवेश किसके जिम्मे था, सरकार के जिम्मे था। जब निवेश सरकार के जिम्मे था तो निवेश के लिए पूंजी कौन अरेंज करता था, सरकार अरेंज करती थी। लेकिन जब लिबरलाइज, प्राइवेटाइज और ग्लोबलाइज इकोनॉमी खड़ी करनी है तो सरकार अब कौन हो गई है, सरकार अब केवल सुविधा प्रदाता हो गई है। उसका काम सिर्फ सुविधाएं प्रदान करने का है, ना कि वो अब मेन प्लेयर रह गई है। मेन प्लेयर अब कौन हो गया है, इकोनॉमी में मेन प्लेयर हो गया है प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री लगाएगा। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री लगाएगा तो कैसे लगाएगा, देखिए निवेश भी 2 तरह का होता है। आप यहाँ पे एक छोटी सी बात को समझ लेंगे तो इस सारी समस्या को आप समझ पाएंगे। देखिए निवेश के 2 प्रकार हैं,
इन्वेस्टमेंट दो टाइप का होता है। पहले को हम कहते हैं स्वायत्त निवेश, या इसको आप कहते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। स्वायत्त निवेश, स्वायत्त निवेश कैसा होता है बच्चों? स्वायत्त निवेश का मूल उद्देश्य पब्लिक वेलफेयर होता है। हालांकि इकोनॉमी पब्लिक वेलफेयर को जानती नहीं है। व्हाट इज पब्लिक वेलफेयर? इकोनॉमी कहती है आई डोंट नो। इकोनॉमी क्या जानती है? इकोनॉमी जानती है हाउ टू मेक प्रॉफिट, कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभार्जन किया जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा विक्रेता को लाभ हो, क्रेता को लाभ हो। इस पर सारा फिलॉसफी डिपेंड करती है इकोनॉमी की। लेकिन सरकार फिर भी बहुत दूर की देखकर स्वायत्त निवेश करती है। स्वायत्त निवेश वो हैं जिन्हें किसी लाभ की प्रेरणा से नहीं किया जाता है। लेकिन ये बातें अभी वर्तमान सिनेरियो में बदल गई हैं और वर्तमान समय में स्वायत्त निवेश भी लाभ की प्रेरणा से किए जाने लगे हैं। सरकार सड़कें बनवाती है तो सड़कों पर टोल लगाकर लाभ कमाने लगती है। पहले टोल लगाती है, वो क्या कहती है? बिल्ट, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल हम चला रहे हैं। बिल्ट मतलब कि बनाइए, ऑपरेट मतलब चलाइए, ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर टू द नेशन करिए। सड़क बनाइए, फिर उसको ऑपरेट करिए, ऑपरेशन कॉस्ट लेके सड़क बनाने भर का पैसा निकाल लीजिए और फिर उसको ट्रांसफर टू द नेशन कर दीजिए और अब उस पर कोई टोल मत लगाइए। लेकिन आप देखते हैं कि अगर आपको 200 किलोमीटर चलना है नेशनल हाईवे पे तो कम से कम 3 बार आपको टोल देना पड़ता है। तो ये जो टोल की व्यवस्था है ये वास्तव में क्या है? लाभ, शायद संभवतः लाभ की प्रेरणा है, जिसे सरकार खुल के नहीं बोलती है कि लाभ की प्रेरणा से उसने निवेश किया। लेकिन आप इमेजिन करिए कि अगर ए शहर से बी शहर के बीच में एक 6 लेन की सड़क बनवा दी जाए, ए शहर से बी शहर के बीच में एक 6 लेन की सड़क बनवा दी जाए, तो ये 6 लेन की सड़क बन गई तो इसके किनारे क्या होगा? इंडस्ट्री खुलेंगी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस खुलेंगे। जहां इंडस्ट्री खुलेगी उसके बगल होटल खुलेगा, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए ढाबा खुलेगा, पान की दुकान खुलेगी, नाई खुलेगा, स्कूल खुलेगा। धीरे धीरे करके ये शहर बन जाएगा और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अपने आप से आ गया। जो फैक्ट्री खोल सकता था उसने फैक्ट्री खोली, जो होटल खोल सकता था उसने होटल खोला, जो ढाबा खोल सकता था उसने ढाबा खोला। जिसके पास निवेश क्षमता नहीं है वो इस फैक्ट्री में आके काम करने लगेगा, अपना श्रम बेचने लगेगा। तो आप देखेंगे कि जिसके पास निवेश की क्षमता है थोड़ी बहुत, वो निवेश कर रहा है, नहीं तो अपने श्रम का निवेश कर रहा है। सरकार ने सिर्फ क्या किया है? एक 6 लेन की सड़क बनाई है और इस 6 लेन की सड़क बनने के कारण आपने देखा कि हैवी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट आया। तो ये कैसा इन्वेस्टमेंट हुआ बच्चों? ये तो इन्वेस्टमेंट सरकार ने किया कि लोगों को चलने में सुविधा होगी, ट्रांसपोर्ट इजी होगा। लेकिन ये निवेश क्यों हुआ? ये निवेश लाभ की प्रेरणा से हुआ। जिसने स्कूल खोला, जिसने कॉलेज खोला, जिसने यूनिवर्सिटी खोली, जिसने फैक्ट्री लगाई, जिसने होटल खोला, इन सब ने किसकी प्रेरणा से खोला? लाभ की प्रेरणा से खोला। तो स्वायत्त निवेश जब भी, ये एग्जांपल क्या बता रहा है आपको? कि जब भी किसी भी इकोनॉमी में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे तो क्या होगा? उससे अपने आप से इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे। ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट किस चीज से इंड्यूस्ड होंगे? ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट मेकिंग से इंड्यूस्ड होंगे। लेकिन यहां पर एक बात बहुत गहरे से आपको समझना चाहिए कि देखिए, स्वायत्त निवेश के ऊपर ऐसे बनेगा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ऐसा ना हो कि स्वायत्त निवेश कम हो जाए किसी भी इकोनॉमी में और प्रेरित निवेश ज्यादा हो जाए। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? ऐसा होगा तो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल क्राइसिस हो जाएगी, आधारिक संरचना संकट खड़ा हो जाएगा। स्वायत्त निवेश ज्यादा हो गया है, प्रेरित निवेश ज्यादा हो गया है, स्वायत्त निवेश कम है। लाभ की प्रेरणा से किया गया निवेश ज्यादा है लेकिन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कम है। सड़कें हैं नहीं, कंपनियां बहुत सारी खुली हुई हैं, बिजली है नहीं, फैक्ट्रियां बहुत सारी खुली हुई हैं, यातायात के साधन है नहीं, ट्रकें बहुत सारी चल रही हैं। तो क्या होगा? तो फिर लोगों को लॉस होगा। किनको लॉस होगा? जिन्होंने लाभ की प्रेरणा से निवेश किया था। और अगर इनको लॉस होगा तो ये क्या करेंगे? अपने इन्वेस्टमेंट को वापस लेने का प्रयास करेंगे, फैक्ट्रियों को बंद करेंगे, या सिक इंडस्ट्रीज की समस्या बढ़ जाएगी, बीमार उद्योगों की समस्या बढ़ जाएगी। इसलिए बच्चों, सरकार की जिम्मेदारी क्या है? सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए।
ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट करे, ज्यादा से ज्यादा सड़कें बनाए, ज्यादा से ज्यादा विद्युत उत्पादन पर बल दे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को व्यवसाय करने के लायक परिस्थितियों का निर्माण करे, है ना। ईज बनाए सारी सिचुएशन को, लोगों की रीच में जाए, गवर्नेंस को कम करे, मतलब कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म करे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करे। तो इन सारे रिफॉर्म्स के लिए ही ये 1991 में ये बड़ा रिफॉर्म लिया गया, और ये रिफॉर्म इस तरह के बहुत सारे रिफॉर्म की मांग करता है। आप हमारा पॉइंट समझ पा रहे होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में सरकार को निवेश करना है और निजी क्षेत्र को भी निवेश करना है। तो निजी क्षेत्र को भी निवेश करना है, सरकार को भी निवेश करना है। सरकार के पास तो सोर्स ऑफ इनकम कई सारे हैं, लेकिन निजी क्षेत्र निवेश के लिए किसकी ओर देखेगा? अपनी निवेश आवश्यकताओं के लिए, अपनी पूंजी आवश्यकताओं के लिए वो बैंकों की ओर देखेगा। और बैंकों और इनके बीच में बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा प्रॉब्लम ऑफ ट्विन बैलेंस शीट। ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम है, जुड़वा तुलन पत्र की समस्या कहते हैं उसको, ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम है। तो ये कितना बड़ा जिम्मेदारी है सरकार के ऊपर कि उसको यह भी देखना है कि इनकी बैलेंस शीट ना खराब हो जाए। किसकी? मान लीजिए कि कोई XYZ नाम का कंपनी है, हम किसी का नाम लेंगे तो आपको लगेगा उनका फेवर हो जाएगा। XYZ नाम की कोई कंपनी है, XYZ नाम की कंपनी का बैलेंस शीट कैसा होना चाहिए? प्रॉफिट मेकिंग वाला होना चाहिए। अगर ये लॉस प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या होगा? इनकी बैलेंस शीट गड़बड़ाएगी तो बैंक की भी बैलेंस शीट गड़बड़ाएगी, है ना। क्योंकि बैंक से ही तो पैसा लिया इन्होंने निवेश करने के लिए। तो ये क्या होगा कि इनकी बैलेंस शीट में समस्या आने से इनकी भी बैलेंस शीट में समस्या आएगी। इसको क्या कहेंगे? प्रॉब्लम ऑफ ट्विन बैलेंस शीट, दोहरे तुलन पत्र की समस्या, जुड़वा तुलन पत्र की समस्या। तो एक का बैलेंस शीट सही रहे ताकि दूसरे का भी बैलेंस शीट सही रहे, इसके लिए सरकार को तरह तरह के रिफॉर्मेटिव स्टेप्स लेने पड़ते हैं, सुधारात्मक कदम लेने पड़ते हैं, और सरकारें उनको करती हैं। आज का सेशन हमारा इसी पर डिपेंडेंट है कि कैसे बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म किया गया। इससे पहले आपने कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम की रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था इससे पहले वाली क्लास में, जिसमें यह बताया गया था कि कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम ने बहुत सारे सुझाव दिए 1991 के बाद, जिनको माना गया। एम नरसिम्हन समिति लाई गई जिसने बैंकिंग रिफॉर्म के बारे में बहुत सारी बातें कही। जरूर से जरूर नरसिम्हन समिति को याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। 1998 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, पीटी में बहुत बार पूछा गया है, और मेंस में भी पूछा गया है, और मेंस में आगे भी पूछे जाने की संभावना इसकी बराबर बनी हुई है। क्योंकि बैंकिंग रिफॉर्म इंडियन इकोनॉमी का या दुनिया के किसी भी इकोनॉमी में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ओके, बात समझ रहे हैं? तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज के सेशन में ये सारी चीजें आपका इंतजार कर रही हैं। तो हम लोगों ने बात करी कि वर्ष 1991 में, हमने कहा ना पीछे आपको बताया कि 1991 जो है ये बहुत समझ लीजिए न सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि बहुआयामी परिवर्तन का वर्ष है। ये बहुआयामी, ये बहुआयामी परिवर्तन मतलब मल्टी डायमेंशनल चेंज कहाँ कहाँ दिखाई देता है आपको? इकोनॉमी में दिखाई देगा, सोसाइटी में दिखाई देगा, कल्चर में दिखाई देगा, रिलीजन में दिखाई देगा, दुनिया जहान सब जगहों में इस तरह का परिवर्तन दिखाई देगा। जनरेशन में डिफरेंस दिखाई देगा। 1991 के बाद जीवन में जितनी ईज आई है, जितना आसान हुआ है जीवन जीना, 1991 से पहले उतना आसान नहीं थी चीजें। तो वर्ष 1991 में CFS के सुझावों के बाद सरकार ने 1992-93 में वित्तीय व्यवस्था में सुधार प्रक्रिया व्यापक स्तर पर प्रारंभ की। जैसा कि पीछे हम लोगों ने बात की कि 1991 इज टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और किसी भी इकोनॉमी के लिए 1991 का पीरियड बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, पूरी दुनिया के लिए टर्निंग पॉइंट रहा। तो इंडिया में तो खास तौर से क्योंकि इसी साल LPG इकोनॉमी को अडॉप्ट किया गया। हालांकि 1995 के बाद
WTO आया और WTO ने दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं में बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस उत्पन्न किए। हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो यहाँ तो बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन उसने उत्पन्न किए। तो 1991 में जब एलपीजी इकोनॉमी को टारगेट लिया गया तो फिर क्या क्या रिफॉर्म लाए गए। आपने देखा कि सीएफएस के सुझावों के बाद सरकार ने, सीएफएस बच्चों क्या है, कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम, वित्तीय प्रणाली पर एक समिति बनाई गई थी। पीछे वाले लेक्चर में इसकी चर्चा की गई, उसकी रिपोर्ट्स पे भी चर्चा की गई है। यहाँ हम उसको सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार की शुरुआत 1991 के बाद हुई। हालांकि एक रेगुलर प्रोसेस है। आपने देखा 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया, फिर आपने देखा कि 1955 में आरबीआई को रिऑर्गेनाइज किया गया, फिर आपने देखा कि 1969 में 14 मेजर बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, फिर 1975 में आरआरबी का कॉन्सेप्ट लाया गया, फिर 1980 में जो है फिर से 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। 1993 में इनके सुझावों को ध्यान में रखते हुए फिर वो 2 बैंकों को मर्ज किया गया। फिर 2007 में फिर से एसबीआई को सरकार ने खरीदा आरबीआई से। तो ये प्रक्रिया है, चलती रहती है, सतत प्रक्रिया है। 2018 में रिफॉर्म किए गए। 2020 में आपने देखा कि बैंकों के कार्य क्षेत्र और बैंकों की शाखाओं और उनमें काम करने वाले लोगों, उनके द्वारा अर्जित किए गए लाभ, इन सबको ध्यान में रखते हुए छोटे बैंकों को बड़े बैंकों में मर्जर किया गया। जो 18 नेशनलाइज बैंक थे अब 12 रह गए। तो ये सारे जो परिवर्तन किए गए, तो ये एक सतत प्रक्रिया होती है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जिस जिस चीज की आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं उनमें नए नए अनुसंधान और नए नए संशोधन होते रहते हैं। तो वर्ष 1991 में सीएफएस के सुझावों के बाद सरकार ने 1992-93 में वित्तीय व्यवस्था में सुधार प्रक्रिया व्यापक स्तर पर प्रारंभ की। दिसंबर 1997 में सरकार ने बैंक व्यवसाय के क्षेत्र में सुधार के लिए एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में एक अन्य समिति का गठन किया। तो ये बात बहुत ध्यान देने वाली बात है। स्थापना के समय ही समिति के उद्देश्यों और कार्यक्षेत्रों में स्पष्ट कर दिया गया था। क्या करना था इनको, बैंक व्यवसाय के क्षेत्र में सुधार की प्रगति का समयबद्ध पुनरीक्षण और वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा। क्या करना था, बैंक व्यवसाय के क्षेत्र में सुधार की प्रगति का समयबद्ध पुनरीक्षण किया जाए, टाइम टू टाइम उसको कैसे रेगुलेट किया जाए कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और प्रगति क्रमशः चलती रहे। और वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना भी इसको सौंपा गया, इस कमेटी को सौंपा गया। क्यों, क्योंकि भारत की वित्तीय व्यवस्था को मजबूत बनाना था और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के काबिल बनाना था। अब आप देखिए 1995 में जब आपने डब्ल्यूटीओ की मेंबरशिप को एक्सेप्ट किया, ओपन मार्केट आपने किया, इंडिया की मार्केट को क्या किया, भारत का बाजार कैसा हो गया, खुला बाजार हो गया, कोई भी आके बेच सकता है। तो अब आपके लिए जरूरी हो गया कि आप अपनी इकोनॉमी को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के अनुरूप बनाएं, क्योंकि वरना आपके यहाँ क्या होगा, आपकी चीजें बैकफुट पे चली जाएंगी और आपका मार्केट विदेशी वस्तुओं सामानों से पट जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में भी आपका मार्केट विदेशी वस्तुओं से पड़ा हुआ है। अगर आप एफएमसीजी की बात करें, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की बात करें, तो आपको इंडिया के ब्रांड बहुत कम दिखने को मिलेंगे। सारे कौन से हैं, सारे प्रॉक्टर एंड गैम्बल्स हैं, सारे कौन हैं, सारे जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हैं। सब विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट आपके मार्केट में भरे हुए हैं। एक सॉफ्ट ड्रिंक अगर आप इंडिया का पीना चाहें तो उपलब्ध नहीं है इंडिया में। तो बहुत सारा जो इस तरह का एक अनहेल्दी कंपटीशन हो रहा था, उसमें जरूरी था कि हम अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए, इंटरनेशनल कमोडिटीज के कंपटीशन के लायक बनाएं। और इसके लिए बहुत जरूरी था कि पर्याप्त मात्रा में फाइनेंशियल क्रेडिट फ्लो सही हो, लोगों को सही से पैसे मिल जाएं, वो गुणवत्ता युक्त चीजें उत्पादित करें। और न सिर्फ वस्तुओं बल्कि सेवाओं को भी, बैंकिंग को भी आपको इंटरनेशनल मार्केट से कम्पीट करना है। तो बहुत सारी बातें ऐसी थी जिनके चलते आपको वित्तीय व्यवस्था को मजबूत बनाना था 1995 के बाद, और उसको इंटरनेशनल कंपटीशन के, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के अनुकूल बनाना था। बहुत सारी बातें इस तरह की आवश्यक थी। इन्हीं सारी बातों में रिफॉर्म करने के लिए क्या बनाया गया, नरसिम्हन समिति 2 बनाई गई। ये नरसिम्हन समिति 2 है, पहली वाली 1 थी।
नरसिम्हन समिति 2 ने अप्रैल 1998 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। 1997 में बनाया गया, दिसंबर 1997 में उसने विचार विमर्श किया, अप्रैल 1998 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और एक मजबूत बैंकिंग व्यवस्था की आवश्यकता को बताया कि एक मजबूत बैंकिंग व्यवस्था की आवश्यकता है और इसके लिए हमें किस तरह के सुझाव, हमें क्या क्या करना चाहिए, इसके लिए भी उसने कुछ सुझाव दिए। और उसमें जो मेजर बात है वो ये है कि पीएसबी और वित्तीय संस्थाओं के विलय की सलाह दी गई। पीएसबी बोले तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक हमने जो बताए थे वो है पब्लिक सेक्टर बैंक। तो इसमें देखिए भाई क्या क्या बातें इन्होंने बताई, कैसे कैसे किया जाए ताकि हम क्या कर सकें। हमारा उद्देश्य क्या है, इंडियन इकोनॉमी को हमें कैसा बनाना है बच्चों, इंडियन इकोनॉमी को हमें इंटरनेशनल कंपटीशन के, अंतरराष्ट्रीय वस्तुओं की गुणवत्ता के अनुकूल बनाना है, अंतरराष्ट्रीय बाजार के अनुकूल बनाना है। और इसके अनुकूलन के लिए हम क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म करना चाहिए, क्या क्या फाइनेंशियल रिफॉर्म करना चाहिए, ये बताने के लिए समिति ने किया। तो देखिए बैंकिंग सेक्टर में उन्होंने कहा कि पीएसबी और वित्तीय संस्थानों का विलय किया जाना चाहिए। चलो भाई ठीक है। फिर क्या बताया, फिर बताया कि ऋण वसूली के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत बनाया जाना चाहिए। कोई भी पैसा, क्योंकि देखिए पैसा हमने कल बताया था, जो सीएफएस था, कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम था, उसने क्या कहा था कि जो भी पैसा है वो किसका है, जो बैंक के पास पैसा है वो किसका है, सारा पैसा बैंक का किसका है, पब्लिक का है। पब्लिक से कहाँ गया, बैंक में गया। बैंक से कौन लेगा, निवेशकर्ता लेगा। और निवेशकर्ता डूब गया तो किसका पैसा गया, निवेशकर्ता हो सकता है बिल्कुल डिफॉल्टर भी बन जाए, या बिल्कुल ना भी हो, गलती से हो जाए, गलत नीतियों से हो जाए, तो पैसा किसका डूबेगा, पैसा पब्लिक का डूबेगा। बी द पीपुल ऑफ इंडिया, भोले भाले लोग जो अपना किसी भी तरह से तन मन काट के पैसे जमा करते हैं बैंकों में, अपनी गाढ़ी कमाई, अपने दैनिक आवश्यकताओं में समझौता करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए छोटी छोटी जमाएं जमा करते हैं। और उनको अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को दे दें जिसका नाम मेहुल चौकसी हो, किसी ऐसे आदमी को दे दें जिसका नाम और तमाम हो, तो वो पैसे डुबा के और भाग के लंदन में जाए और ऐश आराम की जिंदगी जिए, तो व्हाट अबाउट दीज पीपल्स जिन्होंने पैसे खर्च किए, उनका बेचारों का क्या होगा। तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पब्लिक का पैसा निवेशकर्ता ने लिया बैंक से, और निवेशकर्ता जो है मजे कर रहा है, झूठ मूठ का घाटा दिखा रहा है, बहुत सारे इस तरह के काम कर रहा है, और लोग जो हैं परेशान है, वो विजय माल्या बन के घूम रहा है। तो कैसे कर सकते हैं इस काम को, इस पर सुझाव दिया। तो कहा कि ऋण वसूली के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत बनाया जाना चाहिए। सरकार ने इसके लिए 2002 में सरफेसी एक्ट पास किया, उसको सरफेसी एक्ट कहते हैं, जिसका पूरा नाम है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ये क्या करता है, ये आपकी जो भी असेट होगी उनको ये एक्वायर कर लेगा। इस कानून के तहत अगर आप पहले तो आप लोन लेने से पहले आपको क्या करना होगा, कोई ना कोई चीज को मॉर्टगेज करना होगा। जिस प्रॉपर्टी को आपने मॉर्टगेज किया है वो प्रॉपर्टी क्या करेंगे, इस कानून के तहत उसका एक्विजिशन कर लेंगे, उसको बेच देंगे, और बेचकर जो पैसा है उसको हम रिकवर कर लेंगे। हालांकि अभी बहुत सारी इसमें लूप होल्स हैं जिसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। सभी बैंकों के लिए शुद्ध एनपीए में कटौती कर वर्ष 2000 तक 5% से नीचे और 2003 में 3% से नीचे लाने की सलाह दी गई। हालांकि ये अभी तक नहीं हो पाया है। सभी बैंकों को शुद्ध एनपीए में कटौती करने का लक्ष्य दिया गया था इस कमेटी के द्वारा, जो कि बहुत बड़ा काम था। एनपीए बच्चों क्या होता है, आगे हमने एनपीए की स्लाइड भी बना रखी है, यहाँ थोड़ी सी बात समझ लें ताकि इस पॉइंट को समझ सकें। एनपीए को कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति। गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति का मतलब क्या है, मोटी बात यहां समझ लो,
बाकी बारीकियां आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। मोटी बात यहाँ ये है कि बैंक का जो पैसा बैंक ने दिया किसी व्यक्ति को, तो बैंक के संदर्भ में वो पैसा क्या है, जरा इस बात को थोड़ा सा समझ ही लें आप, है ना। देखिए, अगर बैंक की बैलेंस शीट हम देखें तो बैंक में जो पैसा आया, मतलब कि डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक जो आया, ये कहाँ जाएगा, ये बैंक की देयता है, लाइबिलिटी है, क्योंकि बैंक को उसे वापस करना होगा। और जो पैसा बैंक ने ऋण के रूप में दिया, ये बैंक की क्या है, पूंजी या यूं कह लो कि बैंक का ये असेट है ना, बैंक के लिए असेट है, क्योंकि इसी असेट पे ब्याज मिलेगा उसको। जो पैसा उसने किसी को दिया है वो बैंक की असेट है, और असेट पे उसको ब्याज मिलता है। हमको भी ब्याज मिलता है असेट पे, आपको भी ब्याज मिलता है, तो असेट पे उसको ब्याज मिलता है। तो अगर कोई ऐसी असेट हो जाए जिस पर ब्याज नहीं मिल रहा है अब, तो वो कैसी असेट हो गई, नॉन परफॉर्मिंग हो गई। मतलब कि जो खराब ऋण है, जो बुरे ऋण हैं, जो अब वापस नहीं हो रहे हैं, जिनकी रिकवरी अभी नहीं हो रही है, फिर उनको प्रोसीडिंग में लाया जाएगा, फिर तमाम तरह की क्रियाएं की जाएंगी। ऐसा तो है नहीं कि आज की डेट में आपको ईएमआई जानी थी 20 दिसंबर को और 21 दिसंबर को आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि 20 दिसंबर को मान लीजिए किसी आपने होम लोन ले रखा है और होम लोन की ईएमआई जो है वो 20 दिसंबर को जानी थी, 20 दिसंबर को नहीं गई तो 21 दिसंबर को बैंक वाले आएंगे और आपको घर से निकाल देंगे, घर कब्जा कर लेंगे। ऐसा तो होता नहीं है। तो वो कुछ दिन आपको वार्निंग देते हैं, फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, तमाम तरह से आपको कहते हैं कि आप लोन का भुगतान करें। लेकिन मान लीजिए कि आप 90 डेज तक लगातार उस लोन का भुगतान नहीं करते हैं, लगातार 3 ईएमआई आप नहीं देते हैं, तो फिर बैंक आपको, आपके ऊपर जो भी उसके पास लीगल राइट्स हैं उनके तहत वो एक्शन लेगा, और उस दिन के बाद उस अमाउंट को फ्लैग्ड कर दिया जाएगा एज एनपीए। मान लिया जाएगा कि अब ये एनपीए हो गया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गई है बैंक की बैलेंस शीट में रहेगी वो, बैंक उसको हटाएगा नहीं। बैंक तब तक उसको नहीं हटाएगा जब तक कि उसको राइट ऑफ नहीं कर देता है, तब बैंक अपने बैलेंस शीट से हटा देता है। और राइट ऑफ करने के बाद समझ लीजिए कि वो ऋण माफी होगी, क्योंकि उसके बाद उसको रिकवरी के प्रयास सरकार करेगी, बैंक नहीं करेगी अब। और सरकार तो जानती है कि राजनीतिक नीति नियमों के अधीन सब काम करती है, किसको पकड़ना है किसको छोड़ना है ये सब सरकार जानती है, और जनता को कैसे बनाना है ये भी सरकार जानती है। सभी बैंक, तो ये कहा गया कि भाई जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है इनमें कटौती की जाए। तो कटौती कैसे करेंगे आप, बहुत सारा जांच पड़ताल करके लोन दें, किसकी पुनर्भुगतान की क्षमता है कि नहीं है, ये जो काम करने जा रहा है उसका मार्केट में क्या रोल है, कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसके पास चीजें हैं उस लेवल की कि नहीं, इसकी समझ है उस लेवल की कि नहीं, बहुत सारी चीजों पर आपको ध्यान करना होगा। पीएसबी की सभी शाखाओं और कर्मचारियों के परिणयकरण की भी सलाह दी गई कि उनको रेगुलराइज किया जाए, कम से कम एम्प्लॉय रखे जाएं, ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट एम्प्लॉय रखे जाएं। नए निजी बैंकों का लाइसेंस कायम रखा जाए, घरेलू और विदेशी दोनों का, ताकि ऋण प्रवाह आसान रहे। आरबीआई की देखरेख में बैंकों के बोर्ड को राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रखा जाए, राजनीतिक हस्तक्षेप न रखा जाए उन पर, आरबीआई अपना गाइडलाइन उनके ऊपर जारी रखे। भारत में संपूर्ण बैंकिंग वित्त और एनबीएफसी के वित्तीय नियमन की देखरेख के लिए बोर्ड बनाया जाए। जो बैंकिंग वित्त है और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कारपोरेशन के जो वित्त हैं, बहुत सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कारपोरेशन हैं, नॉन बैंकिंग है, वो बैंकिंग नहीं करते हैं, तो उनसे जो लोन मिल रहा है इंडस्ट्री को, जैसे सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, वो क्या है, एनबीएफसी है, तो उससे जो लोन मिल रहा है उसको भी रेगुलेट करने का एक बोर्ड बनाया जाए। ये सारे रिकमेंडेशंस इनके रहे, इन पर धीरे धीरे सरकार काम कर रही है, और धीरे धीरे करके नए नए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के माध्यम से सरकार ये प्रयास कर रही है कि नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं उनको मार्केट में लागू कर दिया जाए। एक शब्द होता है DRI, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको कहते हैं ब्याज की अंतरात्मक दर, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये एक सुविधा है, जरा इसके बारे में भी जान लें, क्योंकि बैंकिंग से रिलेटेड ये भी टर्मिनोलॉजी है ना।
और अभी बैंक से संबंधित बहुत सारे शब्दों को आगे हम इस तरह से करते रहेंगे। और बैंकिंग में अभी 1-2 लेक्चर और होंगे, फिर सारी बातें आपको एकदम क्लियर कट हो जाएंगी। दरअसल वित्त, बैंक और वित्त, फाइनेंस, बहुत सारी चीजें आप इसमें कवर कर रहे हैं। फिर हम लोग किसी और टॉपिक में आएंगे। बच्चों देखो, ब्याज की अंतरात्मक दर एक ऋण कार्यक्रम है जिसे सरकार ने अप्रैल 1972 में शुरू किया था। इसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों का यह दायित्व बनता है कि वो पिछले साल दिए गए कुल ऋण का 1% गरीबों में गरीबतम को 4% सालाना ब्याज दर पर उपलब्ध कराएं। ध्यान दें, उन्होंने पिछले साल कुल ऋण जितना दिया होगा, इस साल उसका 1% किसको देंगे? वो गरीबों में गरीबतम, मतलब बहुत गरीब लोगों को देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रखेंगे? 4%। ये क्या, इस स्कीम का नाम क्या है? डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट योजना या ब्याज की अंतरात्मक दर कार्यक्रम। तो इससे क्या होगा? इससे होगा कि थोड़ा सा जो बहुत गरीब लोग हैं उनको भी असिस्टेंस मिल जाएगा और लोन मिल जाएगा, तो उनकी गरीबी को दूर करने में सहायता मिलेगी। एक शब्द आप बार बार सुनते हैं, पीएसएल। इसको कहते हैं प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण। तो प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन है? सरकार डिसाइड करती है कि भाई कौन से, आरबीआई डिसाइड करता है भाई कौन से क्षेत्र प्राथमिकता वाले हैं, और उनको प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देने के लिए कुछ नियम बनाती है। जरा इसको देख लेते हैं जल्दी से। सभी भारतीय बैंकों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण के अनिवार्य लक्ष्य को पूरा करना होता है। प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग के लिए कुछ टारगेट दिया जाता है बैंकों को, उन्हें उसको पूरा करना होता है। क्या है पीएसएल? प्राइमरी सेक्टर किसे कहा गया है? कौन कौन से कहाँ लोन देना हो तो उसको कंसीडर किया जाएगा कि भाई ये प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग है। देखिए जरा, कृषि के क्षेत्र में, छोटे और मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के क्षेत्र में, सड़क और जल परिवहन के क्षेत्र में, खुदरा व्यापार, छोटे व्यवसाय, लघु आवास ऋण 10 लाख से कम के, लघु आवास ऋण का मतलब 10 लाख से कम के ऋण, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, स्वयं सहायता समूह, कृषि प्रसंस्करण से जुड़े हुए उद्योग, छोटे और सीमांत किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले ऋण, शिल्पकार, विपदाग्रस्त शहरी गरीब, मान लीजिए कहीं कोई विपदा आ गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, चक्रवात आ गया, और कर्ज में डूबे गैर संस्थानिक कर्जदार। बाकी तो समझ गए होंगे ये क्या है, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। शिल्पकार क्या है? कृषि प्रसंस्करण का मतलब होता है जो खाने वाली चीजों को प्रोसेस करते हैं, चिप्स वगैरह बना के बेचते हैं, उनके लिए कहा जा रहा है। तो गैर संस्थानिक कर्जदार जिन्होंने सेठ साहूकारों से लोन ले रखा है और बहुत ही विपन्न स्थिति में फंस गए हैं, तो उनको बचाने के लिए। और इसके अलावा कौन? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लोग आते हैं। मतलब आपने देखा कि प्रायोरिटी सेक्टर जो है वो काफी लंबा चौड़ा है, प्रायोरिटी सेक्टर इंडिया में। और वर्ष 2007 में आरबीआई ने 5 अल्पसंख्यक समुदायों को भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल किया, प्राथमिक क्षेत्र के ऋणदान में शामिल किया। कौन कौन लोग हैं उसमें बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियन हैं, मुसलमान हैं, पारसी हैं और सिख हैं। इनको भी प्रायोरिटी सेक्टर में रखा गया है कि इनको भी जो प्रायोरिटी सेक्टर के लिए लेंडिंग का रेट तय किया जाएगा उन्हीं में इनको भी मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये मत समझे कि कोई ईसाई है, कोई मुसलमान है या कोई पारसी है और वो 100 करोड़ रुपए का लोन लेता है या वो 50 लाख रुपए का लोन लेता है कोई इंडस्ट्री स्टेबल करने के लिए, तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में आ जाएगा। नहीं, वो मजबूर ऊपर की कंडीशंस को फॉलो कर रहा हो। मार्च 2015 में नए दिशा निर्देशों में आरबीआई ने इसे मध्यम उद्यम, स्वच्छता और अक्षय ऊर्जा भी जोड़ दिया। भाई इस क्षेत्र में भी, ये भी प्रायोरिटी सेक्टर, अक्षय ऊर्जा तो जोड़ना बहुत जरूरी था, साफ सुथरे वातावरण के लिए, साफ सुथरे क्लाइमेट के लिए इसको जोड़ना बहुत जरूरी था। स्वच्छता को भी जोड़ा गया है ना, स्वच्छता के लिए जो कार्यक्रम चलाए जाए उनको भी फाइनेंस किया जाए, वो भी प्रायोरिटी सेक्टर में रखे जाए उनको भी।
तो भारत में काम करने वाले बैंकों में पीएसएल के लक्ष्य को निम्न तरह से हासिल किया जाना चाहिए। तो इतनी चीजें आ रही हैं पीएसएल में, आपने देखा बहुत सारी चीजों को पीएसएल में शामिल किया गया है। इनके नाम आप देख लीजिएगा, एक बार नोट भी कर लीजिएगा, पढ़ भी लीजिएगा। बौद्ध, ईसाई, मुसलमान, पारसी, सिख को भी याद रखिएगा। 2015 में कुछ नई चीजें जोड़ी गई, इनको भी याद रखिएगा। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के संदर्भ में निश्चित तौर पर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं पीटी में, तो आपको आसानी होगी अगर ये सारी बातें ध्यान रखेंगे तो। बच्चों, अनअकैडमी के एजुकेशन रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हुए आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें। और प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड ज्ञान यूज करें। बच्चों, इसके अलावा हमारी क्लास शाम को 8 बजे अनअकैडमी एप्लीकेशन पर होती है, उसमें एनवायरनमेंट और इकोलॉजी की क्लास चल रही है, आप उसको जरूर से जरूर ज्वाइन करें। इसके अलावा शाम में 6 बजे हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास चलती है। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आप उस बैच को जरूर से जरूर ज्वाइन करें और आपको बहुत फायदा होगा उससे। तो भारत में काम करने वाले बैंकों में पीएसएल के लक्ष्य को निम्न तरह से हासिल किया जाना चाहिए। कैसे हासिल किया जाना चाहिए? भारतीय बैंकों को और विदेशी बैंकों को अलग अलग टारगेट दिया गया है। भारतीय बैंकों को क्या टारगेट दिया गया है कि अगर आप सार्वजनिक क्षेत्र के हैं चाहे निजी क्षेत्र के हैं, हर साल अपने कुल ऋण का 40% आप किसको देंगे? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करेंगे। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करेंगे का मतलब क्या है? पीछे जो हमने आपको पॉइंट्स गिनाए उनमें से किसी को देना है, या उनमें से किसी एक को नहीं देना है, उनमें से देना है। उनमें से जो एप्लीकेंट्स आएंगे उनको देना है ना? गेटिंग द पॉइंट। इसका एक उपलक्ष्य भी है, इसका एक उप लक्ष्य भी है कि कुल ऋणदान का 18% कहां देना है आपको? कृषि क्षेत्र को। और 10% या पीएसएल का 25% जो भी ज्यादा हो किसको देना है? अनिवार्य रूप से कमजोर वर्गों को दिया जाना है। कमजोर वर्गों में कौन आएंगे? एससी, एसटी, ओबीसी और इसके अलावा और भी जो पिछड़े लोग हैं जिनमें 5 धर्मों को शामिल किया गया है, उनके जो गरीब लोग हैं उनको देना है। पॉइंट हमारा समझ रहे हैं ना? भारतीय बैंकों को अपने कुल ऋणदान का 40% प्राथमिकता वाले क्षेत्र को देना है, मतलब उन क्षेत्रों को देना है जिनको पीएसएल में शामिल किया गया है। और उसमें भी एक उपलक्ष्य बनाया गया है कि कुल ऋणदान का 18% कृषि क्षेत्र को दिया जाएगा, कुल ऋणदान का 10% या पीएसएल का 25% जो भी ज्यादा हो अनिवार्य रूप से कमजोर वर्गों को दिया जाना चाहिए। और पीएसएल के अन्य हिस्सों की बची हुई राशि में से मतलब कुल ऋणदान का 12% बांटा जाता है। हो गया ना आपका 40%? तो ये इस तरह से 40% बट गया, 12%, 10% और 18% में। विदेशी बैंकों के लिए शर्त कितनी है? विदेशी बैंकों जिनकी 20 से कम शाखाएं हैं, 20 से कम शाखाएं हैं, को पीएसएल में से 32% के लक्ष्य को पूरा करना होगा। और इनके उप लक्ष्य हैं निर्यात में 12%, छोटे और मध्यम उद्यम को 10%। इसका अर्थ यह हुआ कि पीएसएल के अन्य क्षेत्रों के लिए अपने कुल ऋणदान के बचे हुए 12% में से देना होगा। तो 12, 12, 24, 10, 12, 10, 22, 10% होगा, सॉरी ये है ना, क्योंकि इसको तो 32% ही करना है ना। तो 32% कुल देना है, जिसमें से 12% निर्यात के लिए देना है, 10% लघु उद्योगों के, मध्यम उद्योगों के लिए, छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए देना है। और बचे हुए जो पीएसएल के अन्य सेक्टर्स बच गए उनमें 10% में बांटना है। ये आपको बात समझ में आ गई है। अब हम लोग बात करते हैं कि रिस्क वेटेड असेट्स की, या इनको आप कह सकते हैं कि गैर लाभकारी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की, या दाब परिसंपत्तियां, इनको रिस्क वेटेड असेट कह सकते हो आप, जिन पर रिस्क है ना, उनकी बात करते हैं कि उनको कैसे मैनेज किया जाए। बैंक रिफॉर्म पढ़ रहे हैं आप, ध्यान रखें इस बात को। बैंकिंग रिफॉर्म में क्या क्या चीजें रिफॉर्म की जानी चाहिए आप देख ही रहे हो, और बहुत आप इसको सिस्टमेटिकली कॉम्प्रिहेंसिवली समझते चल रहे हो, और आगे भी इसको ऐसे ही आप समझते चलो। वीडियो लास्ट तक देखो बच्चों, क्लास को लास्ट तक देखो ताकि आपको बहुत सारा फायदा हो ना। बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, बहुत सिस्टमेटिक पढ़ाई जा रही हैं,
आप जो है इनको पूरा का पूरा करें। ये आपको पेपर 3 में हेल्प करेंगी, ये आपको एसए के पेपर में हेल्प करेंगी, ये बहुत सारी जगहों पर आपकी सहायता करने वाली हैं। तो बी वेरी केयरफुल, और इन सभी के नोट्स भी आप बनाते चलें, बहुत सावधानी से इसको देखें और नोट्स भी बनाते चलें, ताकि आपको रिवीजन करने के लिए फिर पूरे वीडियो को ना देखना पड़े, आप कम में ही काम चला लें। पॉइंट्स आप नोट किए रहेंगे तो आपको आसानी होगी। क्या है भाई अलाभकारी परिसंपत्तियां? अलाभकारी परिसंपत्तियां बैंकों के बुरे ऋण हैं, बैड डेप्ट हैं, जिनकी वसूली मुश्किल हो जाती है किसी कारण से। ऐसी परिसंपत्तियों की पहचान की परिभाषा समय समय पर बदलती रहती है। कौन सी पूंजी या कौन सी असेट हमारी नॉन परफॉर्मिंग है, इसके लिए कहा यह जा रहा है कि समय समय पर इसकी परिभाषा बदलती रहती है, परंतु बेहतरीन अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को व्यवहार में लाने और पारदर्शिता के लिए आरबीआई ने वर्तमान पॉलिसी को 2004 में अपनाया है। 2004 से क्या पॉलिसी है? यही इंटरनेशनल पॉलिसी है। तो ये 2004 से क्या है, इसके तहत क्या व्यवस्था है, जरा उसको भी देखते हैं। इसके तहत उस ऋण को एनपीए मान लिया जाता है जो एक अवधि, मतलब एक निश्चित टाइम पीरियड, क्या है वो निश्चित टाइम पीरियड, 90 दिन तक यूं ही पड़ा रहता है। यूं ही पड़ा रहता है का मतलब उस पर कोई वसूली नहीं आई है। मैंने क्या बताया था पीछे आपको 20 दिसंबर को ईएमआई जानी थी, आपने 20 दिसंबर की ईएमआई नहीं दी, 20 जनवरी की नहीं दी, 20 फरवरी की नहीं दी, तो फिर क्या हो गया, 30 दिन 60, और इससे पहले आपने 30 दिन पहले दिया था, तो ये 90 डेज पूरे हो गए, और इन 90 डेज में इस पैसे पर कोई भी रिटर्न नहीं आया है जो बैंक ने भुगतान किया है। तो 90 दिन तक वो पैसा यूं ही पड़ा रह गया, उस पर कोई भी इंटरेस्ट बैंक को नहीं मिला, और बैंक को इंटरेस्ट नहीं मिला, इट मीन्स कि बैंक को लाभ नहीं हुआ। तो अभी वो बैंक का पैसा डूबा है कि नहीं डूबा है ये तो आगे तय होगा, क्योंकि बैंक ने तो प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रखी है, प्रॉपर्टी को बेच के पैसे को रिकवर करेगी, लेकिन जब तक वो प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगी, बेचेगी, नीलामी करेगी, पैसे को बैंक में जमा करेगी, इन बिटवीन क्या है वो, इन बिटवीन वो असेट तो है, बट व्हाट टाइप ऑफ असेट, नॉन परफॉर्मिंग असेट है, वो अभी परफॉर्म नहीं कर रही है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट कहते हैं, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति कहते हैं। ओके, तो 90 दिन अतिरिक्त देय नियम के तौर पर जाना जाता है। कृषि के लिए यह मियाद उस फसल के साथ जुड़ा है जो 2 साल से लेकर 1 साल तक है, मतलब कि फसल के अनुसार 1 साल से 2 साल तक है। अगर 1 साल से 2 साल के बीच में पैसा वापस नहीं हुआ तो उसको एनपीए माना जाता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट माना जाता है। एनपीए को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। पहले को क्या कहते हैं, सब स्टैंडर्ड असेट है। ये सब स्टैंडर्ड असेट क्या होती है, 12 महीने तक या उससे कम अवधि के एनपीए हैं, है ना, 12 महीने तक या उससे कम अवधि के जो एनपीए हैं उनको हम क्या कहते हैं, सब स्टैंडर्ड असेट है। 12 महीने से अधिक अवधि की हो गई तो हम क्या कहते हैं, अब ये भैया डाउटफुल है, आएगी कि नहीं आएगी, संदिग्ध है, और लॉस मेकिंग असेट्स हो जाती हैं वैसे एनपीए जिन्हें बैंक की आंतरिक या बाह्य परीक्षकों जैसे आरबीआई द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है कि अब वो लॉस हो गया है, अब उसकी रिकवरी नहीं होती। यह राशि माफ नहीं की जाती और बैंक के बैलेंस शीट में वर्णित की जाती है। अगर वहां से भी हटा दिया तो फिर लॉस में भी काउंट नहीं होगी वो, तो लॉस मेकिंग असेट हो जाती है। इस पूरे सिस्टम में हाल फिलहाल में कुछ समस्याएं जुड़ी हुई हैं, और आप देख रहे हैं कि पिछले 5-6 सालों में बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ से बहुत सारा पैसा लेकर विदेशों में भाग गए वो, और यहाँ का प्रॉपर्टी को उन्होंने एनपीए कर दिया, बैंकों से लिए गए बहुत सारे लोन को एनपीए में बदल दिया। जैसे आप देखते हैं कि विजय माल्या है ना, विजय माल्या जी हैं, सारा पैसा डकार गए, है ना, और वो कौन, मोदी हैं एक, और मेहुल चौकसी हैं, इस तरह के कई सारे लोग जो हैं
नीरव मोदी, है ना। तो नीरव मोदी जी हैं और कई इस तरह के लोग अभी बीच बीच में आप सुनते ही रहते हैं। हालांकि ये सब बिल्कुल डिफॉल्ट हैं, लेकिन आगे देखते हैं कि क्या हुआ। तो हाल में देखा गया कि एनपीए में वृद्धि हुई। तो वित्त वर्ष 2019-20 में बैंकिंग क्षेत्र विशेषकर सरकारी बैंक का निष्पादन निम्न बना रहा। क्यों निम्न बना रहा? हमने बताया ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम। ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम क्या है? ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम है भैया, जिसने लोन लिया उसकी बैलेंस शीट बिगड़ी, तो जिसने लोन दिया उसकी भी बैलेंस शीट बिगड़ेगी। सिंपल सी बात है, हमने तुमसे पैसे उधार लिए और जिस काम के लिए लिए वो काम हुआ ही नहीं। अब हमको चाहे आप मारो चाहे पीटो, हम क्या कर लें आपका, बताओ कहाँ से लाके? पैसे तो पैसे होने से ही दे सकते हैं ना आप, उसके अलावा हमको जेल में डाल दो तो पैसे तो रिकवर नहीं होंगे ना, वो तो बैंक, वो तो आपका लॉस हो गया। हमारे बैंक में जाने से आपके पैसे नहीं आ जाएंगे, हमारे जेल में जाने से आपके पैसे नहीं आ जाएंगे। तो वो तो पैसे डूब ही गए, बैंक का तो लॉस हो गया। तो ये क्यों हुआ? ये अर्थव्यवस्था के अस्वस्थ होने के कारण हुआ। हाल फिलहाल के वर्षों में अर्थव्यवस्था में बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए गए। सरकार ने कहा कि हम बहुत सारे ढांचागत सुधार कर रहे हैं। जो 14% पे जीएसटी आनी चाहिए थी, 28% पे जीएसटी आई। तो बहुत सारे इस तरह के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए गए और इन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के नाम पर बहुत सारे लोगों के बिजनेस व्यवसाय में गिरावट आई, जिसके कारण से ट्विन बैलेंस शीट की समस्या खड़ी हुई। जब वो घाटे में गए तो उन्होंने पैसे वापस नहीं किए। बचने का रास्ता ये था कि वो भाग खड़े हों, वो भाग खड़े हुए और सरकारों ने उनको भाग खड़े होने में सहयोग किया। वित्त वर्ष 2019-20 में बैंकिंग क्षेत्र विशेषकर सरकारी बैंक का निष्पादन निम्न बना रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार इस वर्ष मार्च से सितंबर की अवधि में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल एवं निवल गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां क्रमशः 9.1 एवं 12.2 रही। आप देखिए ना कितना खतरनाक सिचुएशन पे आप देख रहे हैं कि 2019-20 में, और ये कितना कितना टारगेट किया गया था? 5% के नीचे 3% लाके करना था एनपीए को बैंकों के, लेकिन आप देखिए कहाँ पे स्टैंड कर रही है, 12.2 पर कर रही है। और अभी रिसेंट के डेटा और डरावने हैं, तो ये आप समझें। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की उच्च गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों का देश के ऋण आवंटन गतिविधियों पर गहरा ऋणात्मक प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल, जब बैंकों के द्वारा जो पैसे दिए, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों का विकास कैसे होता है, एनपीए कैसे डेवलप होता है? एनपीए का मतलब ये हुआ बच्चों कि बैंक ने जो पैसे दिए थे वो पैसे रिकवर नहीं हुए, तो अब बैंक दूसरे आदमी को कैसे देगा पैसे? नहीं दे पाएगा दूसरे लोगों को पैसे, और दूसरे लोगों को पैसे नहीं दे पाएगा तो क्या होगा? हमने कल क्या बताया था कि बैंक क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। बैंक क्या है? रक्त संचार है। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बननी बंद हो जाएगी या माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऊर्जा संचार बंद कर देगा तो शरीर रोगी हो जाएगा। तो अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका बिल्कुल वही है। अब बैंक जब एनपीए की समस्या से ग्रस्त हो जाएंगे, बैंकों के पास पैसे नहीं आएंगे, तो बैंक क्या करेंगे? दूसरे लोगों को ऋण नहीं दे पाएंगे। बैंक जब दूसरे लोगों को ऋण नहीं दे पाएंगे तो जो दूसरी आर्थिक गतिविधियां हैं वो भी निगेटिवली इफेक्ट होंगी, उनको पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और उन पर नकारात्मक प्रभाव रोजगार को कम करेगा, उत्पादन स्तर को कम करेगा, मांग के स्तर को कम करेगा, आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करेगा। तो आप इस समय की अर्थव्यवस्था में 2014 के बाद आप इसी तरह की अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं, है ना। 2014 कहते समय आप ये बिल्कुल ध्यान मत रखें कि किसी को पर्टिकुलरली वो किया जा रहा है, मतलब कि आप 2014 से लेकर और इस महामारी के बीच में आप देख रहे थे कि लगातार हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बढ़ी है, हमारी आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है, हमारी कुल मांग में कमी आई है। तो अर्थव्यवस्था में ये जो कमियां आई, इनके लिए सरकार की तरफ से क्या स्पष्टीकरण दिया गया? सरकार की तरफ से यह स्पष्टीकरण दिया गया कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अर्थव्यवस्था में बहुत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए हैं, ढांचागत सुधार किए हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये जो है ढांचागत सुधार जो है
ये आगे बहुत बढ़िया फायदा देंगे। और अभी क्या हुआ है कि खेत को जोता गया है, बोया गया है, अभी बीज दिखाई नहीं दे रहा है, पर इसमें धीरे धीरे करके नए पत्ते निकलेंगे, पौधे निकलेंगे, फिर उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्था बन जाएगी और हम ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएंगे। कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएंगे हम? 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएंगे। तो कैसे बन पाएंगे, उसके लिए बताया गया, बहुत सारी बातें बताई गई। खैर वो थोड़ा बातें हैं, लेकिन आपको समझना होगा इन बातों को, ये कैसे काम नहीं कर पा रही हैं। तो ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, ऊपर से आपने देखा कि एक महामारी आ गई, उसने साल भर क्या 6 महीना 8 महीना अर्थव्यवस्था को बिल्कुल ध्वस्त करके रखा, है ना। और हम तो कहते हैं कि हमारी सरकार को एक बहुत बढ़िया मौका मिल गया अपने आर्थिक मोर्चे की असफलता को ढकने का। वैसे शोधन क्षमता एवं दिवालियापन प्रक्रिया के अंतर्गत बैंकों को 1.58 करोड़ रुपए के गैर निष्पादनकारी ऋणों की वसूली में सफलता प्राप्त हुई है, लेकिन बकाया ऋणों की वसूली में काफी हेयर कट पर ही ये संभव हो पाई, मतलब बहुत सारे लॉस पर ये संभव हो पाई। तो बैंकों ने रिकवरी करी 1.58 करोड़ रुपए की, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली बात नहीं है। सरकारी बैंकों के उच्च स्तरीय एनपीए के लिए अन्यान्य कारण बताए गए, कई सारे कारण बताए गए हैं इस उच्च स्तरीय एनपीए के। वर्ष 2013-14 से अब तक सरकारी दस्तावेजों के अनुसार, वैसे वर्तमान समय में निम्न कार्यों को इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। किसको किसको माना जा रहा है इस तरह के बढ़ते हुए एनपीए के लिए? किसको किसको जिम्मेदार मान रहे हैं हम? वैश्विक एवं घरेलू स्तर पर व्यापक आर्थिक अस्थिरता, 2007 के बाद से इकोनॉमिक स्लोडाउन रहा, फिर 2011-12-13 में भी इस तरह का स्लोडाउन ही रहा, फिर धीरे धीरे करके कई सारे तरह के, अगर आप पढ़ेंगे तो कई सारे तरह के रिफॉर्म जो हैं पिछली सरकार में प्रस्तावित थे, लेकिन वो रिफॉर्म इसलिए नहीं किए गए थे क्योंकि उस समय इकोनॉमी नीचे जा रही थी, तो सरकारों ने सोचा कि इसको जाने देते हैं, बाद में इस तरह के रिफॉर्म करेंगे। ये सरकार रिफॉर्मिस्ट एक्टिविटीज को लेकर थोड़ा ज्यादा उत्साह दिखाया इन्होंने, जिसका परिणाम ये हुआ कि इन्होंने गंभीर टाइम में, अर्थव्यवस्था के गंभीर समय में बहुत कड़े निर्णय ले लिए अर्थव्यवस्था में रिफॉर्म के नाम पर। और उन कड़े निर्णयों का, वो कड़े निर्णय निश्चित तौर पर आगे अच्छा प्रभाव डालेंगे, लेकिन आप ऐसे समझ लो कि वो बहुत ही फिलहाल के लिए बहुत संकटग्रस्त स्थिति में पहुंचा दिया उन्होंने। तो वैश्विक एवं घरेलू स्तर पर व्यापक आर्थिक अस्थिरता के कारण अर्थव्यवस्था में सुस्ती की स्थिति उत्पन्न हुई और कंपनियों के ऋण भुगतान क्षमता में ह्रास हुआ, उनके लाभ में गिरावट के कारण। अब जब ऋण भुगतान क्षमता में ह्रास होगा तो वो ऋण भुगतान करने से असमर्थता जताएंगे। अब उसमें कई ऐसे होंगे जो जानबूझकर असमर्थता जताएंगे और कुछ ऐसे होंगे सोचेंगे कि मौका अच्छा है, निकल लो यहां से। परियोजनाओं के अनुमोदन में विलंब होने के कारण इनके लागत में भी वृद्धि हुई और भुगतान शक्ति क्षीण हुई। परियोजनाओं का अनुमोदन अगर देर से होगा, आपने कुछ कैलकुलेट किया है इसकी लागत ही आएगी, लेकिन बहुत देर हो गया इम्प्लीमेंटेशन में, अनुमोदन में, तो लागत उसकी बढ़ जाएगी। और लागत अगर बढ़ गई तो फिर वही समस्या हो गई कि आपने जितना पैसा लिया तो उससे ज्यादा खर्च हो रहा है। बैंकों द्वारा संगठित क्षेत्र को आक्रामक तरीके से ऋण दिया गया, जिन पर बड़े ऋणों का पहले ही उच्च बोझ था। जैसे आप विजय माल्या के केस में इसको देख सकते हैं। ज्ञानकृत चूक की उच्च घटनाएं हुई, है ना, बिल्कुल डिमांड कहते हैं इसको, ज्ञानकृत चूक को बिल्कुल डिमांड, बिल्कुल डिफॉल्ट, इच्छा पूर्ण डिफॉल्ट, है ना। कुछ डिफॉल्टर तो ऐसे रहे जो मजबूरी में हुए, जैसा पीछे बताया गया ट्विन बैलेंस शीट की समस्या आई, उनका इंडस्ट्री ठप हुआ, उनको लाभ कम हुआ, वो नहीं दे पाए पैसे को। लेकिन बहुत सारा तो जानबूझकर लोगों ने किया, तो बिल्कुल डिफॉल्ट की घटनाएं हुई। ऋण संबंधी धोखाधड़ी हुई बैंकों का, और
ऋण लेने वालों के बीच में गठजोड़ रहा, बैंकिंग संस्थानों में बहुत सारा भ्रष्टाचार की घटनाएं जुड़ी रहीं। तो इन सब का परिणाम क्या हुआ? एनपीए में वृद्धि हुई, बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट में वृद्धि हुई। क्या कर सकते हैं? एक तरफ नई दिशा निर्देश जारी कर आरबीआई ने बैंकों के एनपीए को बढ़ने से रोकने की सलाह दी, और दूसरी ओर इससे समस्या को सुलझाने के लिए कदम भी उठाए। क्या कदम उठाए? 5 साल के ऋणों को 25 साल के ऋणों में कन्वर्ट कर दिया जाए, ब्याज दर को एडजस्ट करते हुए। परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियां बनाई जाए जो बैंकों की लॉस और उनके लॉस के बीच में कुछ अपना काम करें। एसडीआर बढ़ाया जाए, स्ट्रेटेजिक डेप्ट रिकॉन्स्ट्रक्शन पुनर्गठन किया जाए, उसके लिए कंपनी बनाई जाए। परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा की जाए, जो परिसंपत्ति दी जा रही है, जो परिसंपत्ति ली जा रही है, दोनों की गुणवत्ता समीक्षा की जाए। कितना जरूरी है लोन देना, किस सेक्टर को लोन देने से इकोनॉमी को कितना ज्यादा फायदा होगा, तमाम चीजों पर ध्यान देकर ऋण देने की क्षमता तय की जाए। बच्चों, बैंकिंग से संबंधित कुछ चीजों पर हम लोग अभी और चर्चा करेंगे। उनसे संबंधित कुछ शब्द हैं। सरफेसी एक्ट है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, पीछे एग्जाम में आया हुआ है सरफेसी एक्ट। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग अगले अपने सेशन में फिर मिलेंगे तो आगे बढ़ाएंगे। और आप जो है हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारे लोगों में इसको फैलाएं, अनअकैडमिक एजुकेशन रिवॉल्यूशन से लोगों को जोड़ें। जो चीजें आपको फ्री में मिल रही हैं उनको भी वैल्यू करें और उनको और भी लोगों तक पहुंचाएं। अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए, बहुत बेहतर करने के लिए आप प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे जाएं, और प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको रेफरल कोड की जरूरत पड़ती है। वो रेफरल कोड आप हमारा यूज करें, ज्ञान, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इस क्लास के नोट्स को पाने के लिए आप ज्ञान तिवारी लाइव टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग आगे फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जो है आप अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत खुश रहें, बहुत सकारात्मक रहें, अपने आसपास खुशियां बिखेरते रहें। जीवन से अनमोल कोई चीज नहीं है, इसको समझते रहें। हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।